हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हमने लास्ट वीडियो में ओहम्स लॉ तक पढ़ लिया था। तो आज हम उसके बाद वाला टॉपिक करेंगे जो है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। मींस वो क्या चीज़ें हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, क्या है वो फैक्टर्स। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज द length of the conductor. Length of the conductor मतलब कितनी लेंथ होगी उतने उसके हिसाब से ही रेजिस्टेंस होगी। तो हम लिखेंगे मोर इज द लेंथ, मोर इज द रेजिस्टेंस। तो इससे क्या चीज़ समझ आती है? इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मतलब कितने लेंथ का कंडक्टर लिया हुआ है उसी पे ही रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है। ज़्यादा लेंथ लेंगे ज़्यादा रेजिस्टेंस, कम लेंथ लेंगे तो कम रेजिस्टेंस। अब इसको सोचा कैसे जाए? तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि रेजिस्टेंस होती कैसे है। जैसे मान लीजिए दिस इज़ अ वायर और हमने यहाँ पे बैटरी अटैच की है। दिस इज द प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल। अब होता क्या, सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो ऐसे एटम से बने हुए हैं और क्लोजली पैक्ड है। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नॉट जस्ट द एटम्स। सो मैनी आर देयर लाइक दिस। तब होगा क्या, व्हेन वी चूज द कंडक्टर्स, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्टर। मीन्स एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, से दिस इज द न्यूक्लियस एंड हियर इज द इलेक्ट्रॉन, इतना बाउंड नहीं है, अटैच्ड नहीं है, बिकॉज द आउटर मोस्ट शेल्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन और टू इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के केस में 2, 3 इतने बस हो सकते हैं। सो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट वेरी बाउंड, दे आर फ्री। वो फ्री होते हैं, सो दे कैन ईजिली कैन कम आउट ऑफ द शेल और दे कैन मूव। तो इस केस में होगा क्या, मान लीजिए यहाँ पे कोई जितने भी एटम्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ई इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव टर्मिनल से दूर जाएंगे बिकॉज दे गेट रिपेल्ड। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव टर्मिनल है, रिपल्शन होगी और जाएंगे किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो इधर आने की कोशिश करेंगे वो कंटिन्यूसली। तो अब जब इस साइड आ रहे होंगे तो क्या होगा, बीच में एटम्स अवेलेबल हैं या मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। रास्ते में जब ये पास करेंगे दे विल कोलाइड, कोलिजन होगी। उसकी वजह से ही हमारी जो है ये रेजिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं ये पैदा होती है। क्या रुकावट पैदा होगी ना, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पास इजीली, तो रुकावट आ रही है। दैट इज व्हाई वी विल से द रेजिस्टेंस इज देयर। तो अब मान लीजिए लेंथ बड़ी कर दी मैंने, तो यहाँ पे वायर की लेंथ जो है वो बड़ी है, यहाँ पे इस साइड भी लेंथ इंक्रीज कर दी। अब होगा क्या, रास्ते में एटम्स और ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो कोलिजन्स जो हैं वो और ज़्यादा होंगी। जब उसने यहाँ पे प्लस टर्मिनल पे आना होगा तो कोलिजन जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होंगी। जितनी ज़्यादा कोलिजन्स अवेलेबल होंगी उतना ही ज़्यादा हम क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो हाई चल रही है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। इफ यू टेक द ग्रेटर लेंथ, मोर कोलिजन्स, तो मोर विल बी द रेजिस्टेंस। तो ये था कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस विद द लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट फैक्टर कह लीजिए, इट इज द एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, या कंडक्टर कह लेते हैं हम, कंडक्टर वर्ड यूज किया हुआ है। तो चलिए कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब ये क्रॉस सेक्शन वर्ड का मतलब क्या होगा, मतलब ये जो पार्ट है ऐसे, मान लीजिए यहाँ से मैंने काटा, सो दिस इज द वायर, मैंने बीच में से ऐसे कट किया, तो मुझे जो यहाँ पे इसके कट पार्ट का जो फेस दिख रहा होगा वो ऐसे सर्कुलर दिखेगा। तो इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। कट किया वायर को, उसके अंदर का जो पार्ट है यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा सर्कुलर, क्योंकि पाइप जो है, वायर जो है हम मान रहे हैं कि सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसकी वजह से हम बोलेंगे यहाँ पे जो है वो
सर्कुलर शेप है तो हम हर बार क्रॉस जो एरिया है वो हम एक सर्कल की फॉर्म में मान के चलेंगे। तो अब बात करते हैं कि कैसे एरिया के साथ जो है रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है। तो देखिए अब होता क्या है कि जब हम एरिया इंक्रीज करते हैं, इसी कंसेप्ट को लेते हैं। अब मैंने मान लिया एरिया बढ़ा दिया, सर्कल बड़ा कर दिया, ऐसी वायर लिया जिसका एरिया ज़्यादा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया याद रखना, ये वाला फेस इसकी बात हो रही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मोर, ये ज़्यादा है। तो अब होगा क्या, अब यहाँ पे हम एटम्स की बात करते हैं। तो इसके केस में होगा क्या, मान लीजिए फिर से मैंने बैटरी अटैच की हुई है, यहाँ पे बैटरी अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी ये नेगेटिवली चार्ज होगा। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे होंगे, अब देखिए लार्ज एरिया है तो कोलिजन होने के चांस कम है। जगह ज्यादा बढ़ गई, इंक्रीज हो गया एरिया, तो उससे इलेक्ट्रॉन को पासेज जो पाथ है वो थोड़ा सा फ्री मिल जाएगा। यू कैन से इट कैन इजीली मूव इन बिटवीन दीज एटम्स बिकॉज द गैप विल बी अवेलेबल। और या कह लो कि एरिया बढ़ने से स्पेस इज नाउ मोर, सो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली पास। सो हम उल्टा बोलेंगे, अब नाउ वी विल से द रेजिस्टेंस इज नाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो गई, उल्टा हो गया, कोलिजन कम हुई, आसानी से पास कर गया, वी विल से कोलिजन इज लेस, सो दैट केस रेजिस्टेंस विल बी लेस। और कब हुई लेस, जब एरिया बढ़ाया गया, एरिया बढ़ाया रेजिस्टेंस कम हुई। अब एरिया अगर कम कर दो तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ा दूसरा कम हुआ तो एक बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। थर्ड इज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ कैसे जुड़ी हुई है, ये भी हम बिल्कुल इसी कंसेप्ट को लेंगे। अब एक नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी भी मटेरियल को, फिर से वायर ही कंसीडर करेंगे हम तो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स, और वायर के थ्रू हम पास करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अब मान लीजिए नीचे से हमने हीट प्रोवाइड की, यहाँ पे हमने हीट देनी शुरू कर दी है, नीचे हीट दिया, उस केस में होगा क्या, हीट देने से अंदर के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। जनरली होता क्या है कि ये एटम्स फिक्स्ड नहीं है, दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर वाइब्रेटिंग लिटिल बिट, हल्की हल्की वाइब्रेशन चल रही है। जब हीटिंग होती है उससे उनकी वाइब्रेशंस इंक्रीज होती है, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ फास्टर रेट, फास्ट वाइब्रेशंस होनी शुरू होंगी। इन दैट केस अब अगर मैं बैटरी अटैच करूं और इलेक्ट्रॉन को बोलूं कि पास करना है, तो देखो ये एटम मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बीच में से जाने की कोशिश कर रहा है, तो चांसेस हैं कि कोलिजन ज्यादा होगी। देखो ना, वो कंटिन्यूसली मोशन में है और इलेक्ट्रॉन बीच में से जाना चाहता है, तो देयर इज चांस कि वो टकराएंगे ज्यादा, क्योंकि हर एक एटम मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा होगा। सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि जो मोर is the temperature, more will be the resistance। तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है जब भी टेम्परेचर या कह लो फिजिकल कंडीशंस में बदलाव आता है। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर की बात हो रही है, बिकॉज ज़्यादातर टेम्परेचर में चेंज आने के चांस होते हैं, रूम टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया। So if the temperature is more, resistance is more. If the temperature is less, resistance will be less. तो ये थी बात टेम्परेचर की। अब आती है लास्ट फोर्थ, वो है मटीरियल। मटीरियल ऑफ द कंडक्टर, या कह लो कि वायर का मटीरियल, यहाँ पे वायर ही लिखता हूँ मैं, बिकॉज कंडक्टर तो खुद ही एक गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मटेरियल की बात करते हैं। वायर मतलब कोई वायर जो हमने लिया वो किस तरह के मटेरियल की है, वो गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। तो अगर तो हुआ गुड कंडक्टर, इजीली पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी। अगर हुआ बैड कंडक्टर, तो उस केस में क्या होगा, जो है कह सकते हैं हम कि रेजिस्टेंस जो है वो लो चल रही होगी। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए
फोर्थ पॉइंट होगा मटेरियल। तो मटेरियल मतलब अगर तो मटेरियल हमने यूज किया गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाएगी। अगर मटेरियल हुआ बैड कंडक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। तो हम बोलेंगे गुड कंडक्टर, क्या एग्जांपल होगी, मेटल्स कह सकते हैं हम। गुड कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, so they have less resistance। तो इसी तरह वाइस वर्सा कह सकते हैं कि अगर बैड कंडक्टर लें तो इलेक्ट्रिसिटी पास कम करेगी, सो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ज्यादा थी इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कम पास हुई। जैसे इंसुलेटर्स की कैटेगरी में हम बोल सकते हैं इंसुलेटर्स दे नेवर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। सो इसीलिए बोला जाता है कि मटेरियल पे भी जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करती है। तो ये थे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। फर्स्ट थे लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर भी एक तरह का डायरेक्टली है बिकॉज जैसे टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस भी बढ़ी, सो वी कैन से दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मटेरियल सिर्फ मतलब किस टाइप का मटेरियल लिया हुआ है, वायर गुड कंडक्टर की बनी हुई है या इट इज अ बैड कंडक्टर, या इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है, वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे ही। सो रेजिस्टेंस विल डिपेंड अपॉन द मटेरियल वेदर इट इज अ गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और यू कैन से द सेमी कंडक्टर्स। सो दीज वर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है रेजिस्टिविटी। हमने रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पढ़ लिए, उन्हीं को यूज करके अब हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेजिस्टिविटी। तो पहले मैं वही पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। फर्स्ट था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सेकंड था आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हमें बस ये दो फैक्टर्स चाहिए जिससे हम जो है ये रेजिस्टिविटी का टॉपिक जो है कह लो कि बनाएंगे। तो इसको अगर माने फर्स्ट इक्वेशन और इसको मानूँ मैं सेकंड इक्वेशन, ये दोनों है तो रेजिस्टेंस की इक्वेशन से अगर मैं ज्वाइन कर दूँ 1 और 2 तो मेरे पास क्या बचेगा, लेंथ ऊपर रहेगी, एरिया आ जाएगा नीचे। देखिए यहाँ पे लेंथ है ऊपर, एरिया है नीचे, तो मैंने इकट्ठा बना दिया दोनों इक्वेशंस को, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। तो ये एक सिंगल इक्वेशन बन गई। अब होता क्या है कि जब भी हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो हमें लगाना पड़ता है एक कांस्टेंट एल बाय ए। एक कांस्टेंट देना पड़ता है साथ में, मतलब एक नंबर या एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है जिससे ये प्रोपोर्शनल साइन हटके बन जाता है हमारा इक्वल टू साइन। अब होगा क्या, यहाँ पे इसकी कोई खास नाम रखा गया होगा विच इज एक्चुअली दी रेजिस्टिविटी, और ये उसका सिंबल है, इसको रो बोलते हैं, आर एच ओ रो, और इसी को ही नाम दिया गया रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट जो लगाया गया था उसको ही नाम दिया गया रेजिस्टिविटी। अब ये है क्या, इट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कोई भी जो भी हमने वायर ली होगी या मटेरियल लिया होगा, ये प्रॉपर्टी है उसकी कि ड्यू टू विच इट इज प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस, ड्यू टू विच it is, you can say, applying or providing the resistance। तो जो भी रेजिस्टेंस लग रही है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की कितनी लगेगी, मतलब अगर मटेरियल गुड कंडक्टर हुआ तो लेस लगेगी, मटेरियल बैड कंडक्टर हुआ ज्यादा लगेगी। तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जिससे रेजिस्टेंस का पता चलता है, मतलब ज्यादा होगी या कम होगी, वो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, किस तरह होगा। तो ये एक तरह का फिर कह लीजिए कि हमने रिलेशन बना लिया रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी के साथ। अब अगर हमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए तो क्या करेंगे, ए को इस साइड ले आओ, यहाँ पे डिवीजन में है तो बनेगी मल्टीप्लाई, एल दूसरी साइड जाएगा तो नीचे। तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी बन गया यूजिंग दीज टू इक्वेशन, जो कह लो फर्स्ट टू फैक्टर्स थे ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, उन्हीं को यूज करके इन्होंने रेजिस्टिविटी का टॉपिक बनाया
एक्चुअली इट इज अ प्रॉपर्टी ओनली, ये बताती है कि अगर गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, वो उसकी वैल्यूज के हिसाब से होगा। तो ये उसका फॉर्मूला बन चुका है अब। अच्छा, इसकी डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, इसके यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट्स, देखिए अगर मैं इसमें फिल कर दूं आर की तो वो आएगा ओहम, एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ का आएगा मीटर, तो मीटर मीटर का कट हो गया, ये रह गया ओहम मीटर। तो ऐसा यूनिट्स जो है वो होते हैं ओहम मीटर, किसके केस में, रेजिस्टिविटी के केस में इसके ऐसे यूनिट्स होंगे ओहम मीटर। मतलब जब भी हम इसको सोल्व करेंगे जो आंसर आएगा उसके साथ हमने ओहम मीटर लगाना है। जैसे आप डिस्टेंस मेजर करते हो, आप बोलते हो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में, सेम वे रेजिस्टिविटी के यूनिट्स होंगे ओहम मीटर। तो ये था कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब कैसे बनाया गया फॉर्मूला और उसके यूनिट्स क्या है, और रेजिस्टिविटी एक्चुअल में है क्या। इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द मटेरियल इज अप्लाइंग और प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस। मटेरियल रेजिस्टेंस लगा रहा है वो ठीक है, बट अब क्या प्रॉपर्टी है, दैट इज द रेजिस्टिविटी। मतलब कोई मटेरियल कितनी रेजिस्टेंस देगा वो उसकी रेजिस्टिविटी बता रही होगी। अगर तो इसकी वैल्यू कम हुई हम बोलेंगे रेजिस्टेंस कम लग रही है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई हम बोलेंगे वो रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करता है मटेरियल। सो ये थी, यू कैन से द कंसेप्ट ऑफ द रेजिस्टिविटी।